यहाँ द हिंदू ओरिजिनल्स की वीडियो व्हाट डज द राज्यसभा इलेक्शन से अबाउट द डीपली पार्टिजन नेचर ऑफ पॉलिटिक्स की पूरी पटकथा का हिंदी अनुवाद है। नमस्ते, टॉकिंग पॉलिटिक्स के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं निस्तुला हेब्बार, द हिंदू की नेशनल पॉलिटिकल एडिटर। इस शो में हम सुर्खियों में रहने वाली देश की राजनीति की कहानियों के पीछे की हकीकतों को समझने की कोशिश करते हैं। इस सप्ताह युद्ध, निराशा और एलपीजी सिलेंडरों की कमी के बीच हमारे पास ट्रैक करने के लिए राज्यसभा के 3 बहुत ही रोमांचक चुनाव भी थे, जो अंतिम समय तक दिलचस्प बने रहे। राज्यसभा चुनावों के लिए मतदान होना वास्तव में कोई सामान्य बात नहीं है। मुख्य रूप से राजनीतिक दल खाली सीटों की संख्या के मुकाबले अपनी ताकत देखते हैं और उसी के हिसाब से अपना उम्मीदवार मैदान में उतारते हैं। मोटे तौर पर वे जरूरी वोटों की संख्या के हिसाब से भी मेल खाते हैं और इन सीटों के लिए सचमुच कोई मुकाबला नहीं होता है। लेकिन हाल ही में ऐसा होने लगा है कि किसी दल द्वारा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में उतरता है, जिसे मोटे तौर पर भाजपा का समर्थन रहता है। इसके चलते राज्यसभा सीटों के जीत हार के लिए मतदान जरूरी होने लगा है। आखिर इसके पीछे क्या कारण है? इसका भारत की राजनीति में क्या मायने हैं? इस सप्ताह के टॉकिंग पॉलिटिक्स का यही विषय है। हमेशा की तरह हम अब तक की कहानी से शुरुआत करेंगे। भारत निर्वाचन आयोग ने 16 मार्च को 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना जारी की थी। इन राज्यों में से महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश में चुनाव निर्विरोध संपन्न हुए। सही पूछिए तो इन राज्यों में उतारे गए उम्मीदवारों को 9 मार्च को ही विजेता घोषित कर दिया गया था, जो उम्मीदवारों के नाम वापस लेने की अंतिम तिथि थी। हालांकि बिहार, ओडिशा और हरियाणा में निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में उतर आए थे, जिससे ये तय करने के लिए चुनाव आवश्यक हो गए कि राज्यसभा में कौन जाएगा। ओडिशा में भाजपा के 2 आधिकारिक उम्मीदवार थे, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल और मौजूदा भाजपा सांसद सुजीत कुमार। बीजेडी के आधिकारिक उम्मीदवार संतृप्त मिश्रा थे। ये तीनों आसानी से चुनाव जीत गए। वहां समस्या चौथी सीट को लेकर हुई। अब जीत के लिए कुछ राजनीतिक प्रबंधन की आवश्यकता थी। ओडिशा सरकार के पूर्व मंत्री दिलीप रे ने श्री दत्तेश्वर रे के खिलाफ चुनाव लड़ा, जो बीजेडी के उम्मीदवार थे, जिन्हें कांग्रेस और माकपा का समर्थन हासिल था। अंदाजा लगाइए कि ओडिशा की राजनीति में यह कितनी दुर्लभ घटना थी। अंत में यह एक तरफा लड़ाई साबित हुई, क्योंकि कई कांग्रेस और बीजेडी विधायकों ने पार्टी लाइन से हटकर दिलीप रे के पक्ष में मतदान किया, जो वास्तव में बीजेडी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। बाद में वो भाजपा में चले गए थे। बीजेडी के 8 और कांग्रेस के 3 विधायकों सहित कुल 11 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। दिलचस्प बात यह है कि दिलीप रे ने 2002 में भी राज्यसभा चुनाव में इसी तरह की जीत हासिल की थी, लेकिन उस समय बीजेडी की अपार शक्ति थी और उन्हें इसके लिए भाजपा बीजेडी का समर्थन मिला था। हरियाणा में 2 सीटें खाली हुई थीं। कांग्रेस पार्टी ने करमवीर सिंह बोध को मैदान में उतारा था, जबकि भाजपा ने संजय भाटिया को नामित किया था। सब कुछ ठीक लग रहा था, जब अचानक भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश नांदल ने भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। हालांकि उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि से यह बिल्कुल स्पष्ट था कि उन्हें भाजपा विधायकों से कुछ दूसरी वरीयता के वोट मिलेंगे। जैसा कि मैंने बताया, कांटे की टक्कर की रही और परिणाम मंगलवार तड़के घोषित किए गए, जिसमें कांग्रेस क्रॉस वोटिंग का सामना करने के बावजूद अपनी राज्यसभा सीट बचाने में कामयाब रही। बिहार में एनडीए के 5 उम्मीदवार राज्यसभा पहुंच गए। राजद और कांग्रेस के 4 विधायकों के मतदान से गैर हाजिर रहने के कारण एनडीए के सभी 202 विधायकों ने अपना वोट डाला, जबकि महागठबंधन के केवल 37 विधायकों ने ही मतदान में हिस्सा लिया। वहां भाजपा के शिवेश कुमार और राजद के उम्मीदवार अमरेंद्र धारी सिंह के बीच मुकाबला था। बिहार में एक सीट जीतने के लिए 41 वोटों की जरूरत थी,
एनडीए की ओर से शिवेश कुमार को 38 वोट मिले, जबकि राजद उम्मीदवार को 37 वोट ही मिले। राज्यसभा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का पालन करती है। इस प्रणाली में केवल एक उम्मीदवार को वोट देने के बजाय विधायकों को एक मत पत्र मिलता है, जिसमें सभी उम्मीदवारों के नाम होते हैं। उन्हें अपनी वरीयता के क्रम में रैंकिंग करनी होती है, यानी पहली पसंद, दूसरी पसंद, तीसरी पसंद। एक उम्मीदवार को जीतने के लिए सबसे अधिक वोटों की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि उन्हें बस एक खास कोटा तक पहुंचने की जरूरत होती है। यह संख्या मतदान करने वाले विधायकों की कुल संख्या और उपलब्ध सीटों की संख्या और जोड़ 1 के आधार पर तय होती है। यदि विजेता को निर्धारित कोटे से अधिक वोट मिलते हैं, तो उनके वोट मतपत्रों के अगले सेट पर उल्लेखित दूसरी वरीयता को स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसी गणना के आधार पर शिवेश कुमार ने दूसरी पसंद में राजद के उम्मीदवार श्री सिंह को हराया और अन्य राज्यों में भी ऐसा ही हुआ। यह सब क्या हुआ का हिस्सा है। अब क्यों हुआ पर आते हैं। हम राज्यसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के बारे में जानते हैं। अतीत में भी, जैसा कि मैंने कहा, इन सीटों के लिए मुकाबला होना कोई सामान्य बात नहीं होती थी। जिस भी राज्य में सीट खाली होती थी, वहां राजनीतिक दल अपनी ताकत के अनुसार उम्मीदवार उतारते थे और अमूमन चुनाव निर्विरोध होते थे। ऐसा नहीं है कि पहले वोटिंग कभी हुआ ही नहीं। मैं 2002 के दिलीप रे के मामले का जिक्र कर चुकी हूं। मैंने कई अन्य मामले भी देखे हैं, विशेष रूप से उन राज्यों में जहां बहुमत बहुत कम होता है। कुछ निर्दलीय उम्मीदवार, जिनमें से कई उद्योगपति भी होते हैं, मैदान में उतरते हैं और वे दूसरी वरीयता के वोटों के रूप में दलीय सीमाओं से परे समर्थन प्राप्त कर राज्यसभा में जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब यह बार-बार हो रहा है और यह एक पैटर्न सा बन गया है, जिसे मैं पॉलिटिकल साइऑप्स यानी मनोवैज्ञानिक ऑपरेशन कहती हूं। यह एक सैन्य शब्द है। यह तब होता है जब आप वर्चस्व और आधिपत्य के दिमागी खेल द्वारा दुश्मन का मनोबल गिराने और संदेह पैदा करने की कोशिश करते हैं। कई लोगों को 2017 में गुजरात में हुआ नाटकीय मुकाबला याद होगा, जब वरिष्ठ कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने कम से कम 6 कांग्रेसी विधायकों, उनकी अपनी ही पार्टी के लोगों द्वारा भाजपा के पक्ष में क्रॉस वोटिंग करने के बाद अपनी सीट सुरक्षित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। वोटिंग खत्म होने के बाद आधी रात की गिनती के दौरान भाजपा और कांग्रेस दोनों ओर से ढेर सारी शिकायतें चुनाव आयोग में अंतिम समय तक की जाती रहीं। सब कुछ सुलझ जाने और श्री पटेल को विजेता घोषित किए जाने के बाद मैंने भाजपा के गुजरात के तत्कालीन प्रभारी महासचिव भूपेंद्र यादव का इंटरव्यू किया था कि इस मुकाबले को करवाकर पार्टी को क्या हासिल हुआ। उन्होंने मुझे कहा था कि भाजपा ने 6 कांग्रेसियों को पार्टी लाइन से हटकर वोट करने पर मजबूर किया था। उन्होंने इन कांग्रेस विधायकों से क्रॉस वोट करवाया था। ये एक मनोवैज्ञानिक बढ़त थी जो उस वर्ष कांग्रेस पार्टी में बिखराव को दर्शाता था, जहां विधानसभा चुनाव होने वाले थे। उसी साल अक्टूबर-नवंबर में गुजरात में विधानसभा चुनाव हुए थे। उस विधानसभा चुनाव में बहुत करीब का मुकाबला रहा। इसलिए कोई कह सकता है कि अहमद पटेल की जीत ने कांग्रेस के मनोबल को भी बढ़ाया होगा। कोई यह भी कह सकता है कि ठीक है, भले ही इतने सारे लोगों ने क्रॉस वोटिंग किया, फिर भी हम सीट जीतने में कामयाब रहे। इसलिए हमारे पास दुश्मन के खेमे में जाकर लड़ने का साहस है। लेकिन भाजपा, जिसने उस राज्यसभा चुनाव के दौरान दल बदल शुरू करवाया था, उसने विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद भी दल बदल जारी रखा। उस समय उनके पास कम बहुमत था। वे ऐसा करते रहे और उसके बाद कांग्रेस की गुजरात इकाई के मनोबल में आई गिरावट को साफ-साफ देखा जा सकता है। ओडिशा में भाजपा ने राज्यसभा चुनाव में दिलीप रे की जीत के जरिए राज्य की राजनीति में अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया है। इस वर्चस्व को बीजू जनता दल और कांग्रेस की संयुक्त ताकत भी हिला नहीं सकी। साथ ही ये भी एक तथ्य है कि भाजपा का मुकाबला करने के लिए पारंपरिक प्रतिद्वंदी बीजेडी और कांग्रेस दोनों एक साथ आए। सच पूछिए तो बीजेडी का अस्तित्व ही कट्टर कांग्रेस विरोधी राजनीति की बुनियाद पर टिकी थी।
भाजपा से पार पाने के लिए बीजेडी का कांग्रेस के साथ गठबंधन करना यह दर्शाता है कि भाजपा ने ओडिशा की राजनीति में अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया है। बिहार में राजद और कांग्रेस के विधायक जहां एनडीए उम्मीदवार की जीत के लिए वोटिंग से गायब रहे, वहीं अंदेशे के उलट ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायकों ने वोट डाला। ये बिहार की राजनीति के बारे में बहुत कुछ कहता है। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के कदम से भी इंडिया ब्लॉक के मनोबल में कोई इजाफा नहीं हुआ है। हरियाणा में विपक्ष इस बात से तसल्ली कर सकता है कि वे अपनी सीटें बरकरार रखने में कामयाब रहें, लेकिन अपनी ही पार्टी में बिखराव, कलह और विभाजन की तरफ इशारा करता है। उन्हें अपनी पार्टी में सफाई करनी होगी और विभिन्न गुटों के बीच तालमेल बिठाना पड़ेगा। इसके लिए साथ बैठकर अपने कुनबे को एकजुट करने की जरूरत है। राज्य स्तरीय नतीजों के अलावा इन मुकाबलों पर मेरा नजरिया यह है कि इससे दो चीजें साफ होती हैं। एक, ये अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों का मनोबल गिराने का एक राजनीतिक मनोवैज्ञानिक हथियार है, और दूसरा, ऐसे मुकाबलों की बढ़ती पुनरावृत्ति भारत की राजनीति के गहरे पक्षपातपूर्ण चरित्र को दर्शाती है, जहां कोई भी अपने प्रतिद्वंदियों को किसी तरह का मौका या राहत नहीं देना चाहता है। ये एक रोमांचक मुकाबला था जिससे बहुत कुछ उजागर हुआ। फिलहाल इस विषय पर आज इतना ही। इस शो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी।